नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए साइंस की वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड। अब इस वीडियो में इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है, इसके बारे में यहीं डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। आपको बताऊं कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं मेटल के बारे में थोड़ा बताना, और उसी के साथ साथ हम नॉन मेटल को भी जानते हुए चलेंगे। जैसे मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। मेटल के पास इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र करने की प्रॉपर्टी होती है। ये मेटल के पास प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल के पास नहीं है। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, कील ले लीजिए, कोई तार ले लीजिए, ये सभी वो हैं जो कंडक्टिविटी करते हैं। लेकिन नॉन मेटल का आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी आप ले सकते हैं, और भी अगर कोई प्लास्टिक लेना चाहे तो नॉन मेटल का वो एग्जाम्पल हो जाएगा। शीशा भी नॉन मेटल का एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार से अगर मेटल की बात करें तो इसके पास मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होता है? अगर एक मेटल का टुकड़ा या एक मटेरियल का टुकड़ा मेरे पास है और मैं उसे हथौड़े से पीटना शुरू कर दूं तो क्या होगा? वो चादर के समान फैलती हुई चली जाएगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। अब ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल के पास नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टिविटी। अगर मैं मेटल को पकड़ के किसी मशीन के माध्यम से खींचना शुरू कर दूं तो वो तार के समान चेंज हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। ऊपर लिख रहा हूं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। अगर ये प्रॉपर्टी किसी मटेरियल के पास है तो वो मेटल होगा, किसके पास नहीं है तो वो नॉन मेटल होगा। ठीक है। इसी प्रकार से सोनोरस प्रॉपर्टी मेटल के पास होती है, मतलब आवाज के कंपन करने की प्रोसेस वो मेटल के पास होगी, लेकिन नॉन मेटल के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती। चमकदार, जो चमकदार मेटल्स हम ज़्यादातर, अगर मेटल बिल्कुल प्योर अवस्था में है तो वो चमकदार होता है, नॉन मेटल चमकदार नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ है। अब इनके बारे में ही आगे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से इसको कवर करते हैं। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर करके जरूर जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको साइंस की वीडियो में प्रोवाइड यहाँ पर करा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखें तो पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन बनाने में, जिसका हम खाना पकाने में यूज़ करते हैं, उसमें हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अब क्यों एल्यूमिनियम के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम को यहाँ पर यूज़ करते हैं? तो आप कहोगे एल्यूमिनियम के पास इनमें से, ये चार प्रॉपर्टी में से आप कहोगे डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी होती है। तो डक्टिलिटी की क्या प्रॉपर्टी ज़रूरत है खाना बनाने के लिए? आप कहोगे नहीं। तो इसको थोड़ी ना हम बताएंगे कि हाँ डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। हमें ये बताना है कि हम खाने वाले बर्तन में उसका यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। तो आपको बता दूं, क्योंकि उसके पास गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है, मतलब गर्मी को वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब अगर मैं 100 डिग्री पर गर्म करने लग गया तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हमारा एल्यूमिनियम है वो पिघलने लग जाए। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होता है। इसका मतलब अगर मैं 150 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म कर दूंगा तब भी एल्यूमिनियम पिघलेगा नहीं। इसका मतलब है कि खाने को मैं 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता हूं। तो
तो ये दो प्रॉपर्टी होने की वजह से मैं एल्यूमिनियम को यूज करता हूं किस रूप में, यूटेंसिल बनाने की, कुकिंग यूटेंसिल बनाने के रूप में। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा अगर प्रॉपर्टी इसके पास है तो मैं इसको खाना बनाने के लिए यूज कर सकता हूं। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि इसके पास डक्टिलिटी प्रोसेस है या नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे ये दोनों प्रॉपर्टीज भी इसके पास होती हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बात करें, यहां पर फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं एक्सप्लेनेशन आपको सही लगा होगा। अगर सही लगा है तो एक लाइक का बटन है उसको जरूर आपको दबाना है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की जो भूपरपटी है, वहां पर सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, सबसे ज्यादा की बात करें तो इनमें एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर और ओवरऑल की बात की जाए तो ओवरऑल ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन दूसरे नंबर पे पाया जाता है और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ पर मेटल की बात की गई है और ये दोनों है नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है। तो यहाँ पर आंसर मेटल में एल्यूमिनियम हो जाएगा, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज। तो ये चारों के चारों आपको दे रखे हैं मेटल, इन चारों में से सबसे खराब हीट की जो कंडक्टिविटी है कौन करता है। तो आप कहोगे इनमें सबसे खराब कंडक्टिविटी कौन करेगा, तो आंसर होगा लेड। रीजन क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखेंगे तो उसमें ये सबसे कम रिएक्टिव की तरफ ज्यादा आता है, इसीलिए ये सबसे, इसके पास जो कंडक्टिविटी की मतलब प्रोसेस है वो काफी स्लो होती है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये कम कंडक्टिविटी करता है। ये भी मेटल है, ध्यान रखेंगे। बात की जाए लेड की, तो लेड का सिंबल है पी और बी, पी को बड़ा बी को छोटा, और एटॉमिक नंबर है इसका 82। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। तो वायलिन और सितार जैसे जो यंत्र हैं उनको बनाने के लिए हम किस गुण के मटेरियल का यूज करेंगे। तो आप कहोगे हम इसमें किस प्रकार के मेटल का यूज करेंगे, तो आंसर होगा सोनोरस मेटल का यूज करेंगे। जो ज्यादा सोनोरस होगा, जिसकी आवाज ज्यादा टन इस टाइप से होगी, उसको हम यूज करेंगे। जो ज्यादा वाइब्रेटेड होगा, तो जिसके पास सोनोरस की प्रॉपर्टी हाई होगी, हम उस वाले मेटल को यहां चूज करेंगे। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन यहां पर है, which of the following is the correct arrangement of the given matter in ascending order of their reactivity। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की उसकी प्रतिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में सही स्थित करना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको बाद में लगाना है और जो कम रिएक्टिव है उसको पहले लगाना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये चार मटेरियल है, इनमें कम रिएक्टिव कौन है। तो आप कहोगे इन चारों में से बात करें तो सबसे कम रिएक्टिव है आयरन। आप कहोगे बिल्कुल आयरन यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिव है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आयरन किस तरफ है, इन दोनों में आ रहा है आयरन। आयरन के बाद कौन कम रिएक्टिव है, तो आप कहोगे आयरन के बाद है जिंक। जिंक आप यहाँ पर देख रहे हो, उसके बाद मैग्नीशियम और सोडियम। तो ये आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो सही फॉलो कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन का नंबर आता है। अब मुझे कैसे पता है ये चार ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रीज़न है यहाँ से, ये एनसीईआरटी की रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें आप ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव
हमारा मेटल है और सबसे कम रिएक्टिव मेटल है नीचे। यहाँ पर सबसे ऊपर पोटेशियम मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है और फिर मैग्नीशियम। आप देख रहे होंगे सोडियम से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, इसलिए सोडियम के बाद मैग्नीशियम आया। मैग्नीशियम के बाद आप देख रहे होंगे जिंक आया, उसके बाद जिंक के बाद आयरन। तो हमने जो सीक्वेंस पढ़ा था वो यही था। तो इस पूरी सीरीज को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन होगा, सोडियम जिंक, सोडियम मैग्नीशियम जिंक और आयरन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ टायर फॉलोइंग आर नॉन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में पहला, अगर मैं इस प्रकार से दिख रहा हूं तो पहला होगा मेटल, दूसरा होगा नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बने हुए प्लस इलेक्ट्रॉन को यहां पर डोनेट किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो मेटल होगा, जो पहले लिखा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे जो बाद में लिखा होगा उसको देता है। तो इसी को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे KCl। KCl क्या है? पोटेशियम है मेटल, KC और Cl है क्लोरीन है हमारा नॉन मेटल। तो ये आयनिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर नॉन आयनिक कंपाउंड पूछा जा रहा है तो ये नहीं होगा आंसर हमारा। HCl की बात करें तो H आप जानते हैं ये भी नॉन मेटल है और Cl भी आपका नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल हो गए। तो ये हमारे आयनिक कंपाउंड नहीं दिखा रहे, मतलब ये वाला आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर होगा। कार्बन और क्लोरीन की बात करें तो कार्बन भी नॉन मेटल और क्लोरीन भी नॉन मेटल। जब दोनों नॉन मेटल हैं तो ये भी हमारे नॉन आयनिक की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। इसका मतलब सेकंड और थर्ड मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। और नीचे वाले में तो मैंने ऑप्शन यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया कि सोडियम है मेटल और क्लोरीन है नॉन मेटल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि आयनिक कंपाउंड को नहीं शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब चमकदार। देखिए वैसे ज़्यादातर जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो चमकदार नहीं होते, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकदार होता है। आंसर है यहाँ पर आयोडीन। रट्टा मारना है, इसको रट लीजिएगा जिससे कि आपको याद हो जाए। एग्जाम में जो एक्सेप्शन केस होते हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण इनमें से क्या है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं। हमारे पास दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड और एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड। दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। जब मेटल ऑक्साइड की बात करेंगे तो मेटल ऑक्साइड हमारा होता है बेसिक नेचर का, मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? बेसिक होती है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एसिडिक। कैसी प्रॉपर्टी होती है? एसिडिक। मतलब ऐसा कौन सा हमारा मेटल या नॉन मेटल है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे? मेटल ऑक्साइड की भी प्रॉपर्टी शो करे, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करे और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे, उसी को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहां पर एम्फोटेरिक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड, दोनों याद रखिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? तो आप कहोगे दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब बेसिक की प्रॉपर्टी भी दिखा रहे होते हैं और एसिडिक की प्रॉपर्टी भी दिखा रहे होते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन होंगे? वो होंगे जो नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना होगा। यहां पर आप देखें तो ये हमारा मेटल के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसका मतलब है कि ये बेसिक नेचर का होगा। ये मेटल के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, मतलब ये बेसिक नेचर का होगा। मेटल के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, मतलब बेसिक नेचर का होगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन रहता है
तो वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो कि एसिडिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी को शो कर रहा होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12, मतलब X का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। 12 किसका होता है? तो आपको बता दूं, मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है, तो Mg की वैल्यू कितनी हो गई? 12। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X, मतलब मैग्नीशियम के सबसे पास कौन सा इनर्ट गैस है? इनर्ट गैस मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करता हो। आपको बता दूं, इसके सबसे पास देखिए इनर्ट गैस का नंबर क्या होता है, तो 2 होता है, 10 होता है और 18। आप सोचिए 10 बड़ा है, 10 पास में है कि 18 पास में है? तो आप कहोगे 10 वाला पास में है। अब 10 में कौन है ये भी हमको पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा? अगर हमको पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट 20 तक भी याद है तो हम आराम से कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10वें नंबर पर है नियॉन। नियॉन एक इनर्ट गैस है। वैसे तो चारों जो ऑप्शन में दिए हुए चारों के चारों ही इनर्ट गैस हैं, लेकिन नियॉन वो इनर्ट गैस है जो कि मैग्नीशियम के ज़्यादा नियरेस्ट है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड। अगर कोई हमारे पास कार्बोनेट है, उसको एब्सेंस मतलब एयर की एब्सेंस में बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए और उससे मेटल ऑक्साइड को निकाल लिया जाए, तो वो क्या होगा? आपको बता दूं, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहेंगे? कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आप कहोगे पता कैसे चलेगा? देखिए यहाँ से आप पता कर सकते हैं, एनसीईआरटी की एक पूरी सीरीज है। ये ऊपर आप देख सकते हैं ओर लिखा हुआ है। ओर का मतलब क्या है? इसमें मेटल और जो भी गंदगी, जो भी मेटल के साथ जो भी मिला होता है माइनिंग के समय पर, वो सब का सब इसके पास है, उसको हम ओर कहते हैं। अब ओर से हम मेटल अलग करना चाहते हैं। अब मेटल अलग करने के 3 तरीके होते हैं, उन 3 तरीकों को यूज करके हम करते हैं। तो अगर बहुत ही प्योर मेटल है तो उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। और अगर बीच वाला कम रिएक्टिव है, बीच में आता है, तो आपको बता दूं वो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो कार्बोनेट ओर होगा या सल्फाइड ओर होगा। अगर वो कार्बोनेट ओर है तो उसमें क्या करना होता है? कैल्सिनेशन प्रोसेस करना होता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है कि हीट, बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। उसके बाद मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके हम प्राप्त कर लेते हैं क्या? मेटल। और अगर मान लो मेरा जो मेटल है वो सल्फाइड ओर में मिला हुआ है, तो क्या करेंगे? हम रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे। इसमें भी हम खूब गर्म करते हैं, लेकिन इस समय पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम, मतलब एयर की प्रेजेंस में जब हम गर्म करेंगे, तो उस टाइम पर उसको क्या कहेंगे? रोस्टिंग प्रोसेस कहेंगे, जो कि सल्फाइड ओर के साथ किया जाता है। और ये फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड से हम इसका रिडक्शन कराने के बाद मेटल प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये पूछा गया है आपसे, यही पूछा गया है कि अगर हम हीट करते हैं कार्बोनेट ओर को, एब्सेंस ऑफ एयर की समय एब्सेंस ऑफ एयर हो उस कंडीशन में, तो उसको क्या कहेंगे? कैल्सिनेशन कहेंगे। और अगर हम ऑक्सीजन या फिर एयर की प्रेजेंस में करते हैं गर्म, तो उसे कहते हैं रोस्टिंग, और उसमें सल्फाइड ओर को गर्म किया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड आपको दे रखे हैं। एक्स दे रखा है जिसका 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और वाई आपको दे रखा है 2 8 7, जेड आपको दे रखा है 2 8 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो कौन होते हैं? मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं वो होते हैं मेटल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेबिलिटी रखते हैं उसको हम मेटल मेनली कहते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। बहुत बढ़िया, बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए,
पहले के है, के मतलब शेल्स होती है ना, KLMN, है ना, उसमें पहले में हम 2 भरते हैं फिर 8 भरते हैं। तो इसका तो कंप्लीट है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये नॉन मेटल होगा मेटल होगा। आपको अगर पीरियोडिक टेबल पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। ये क्या होगा, ये होगा इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस कैसी होती है, मेटल होती है नॉन मेटल। तो आप कहोगे ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो ये क्या होगा हमारा X नॉन मेटल। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 8 8 होना चाहिए था लेकिन 7 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा Y, तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे नॉन मेटल। तो पहले वाला भी नॉन मेटल, दूसरा भी नॉन मेटल हुआ हमारा। तीसरे में लिखा हुआ है 2 8 2। अब 2 8 8 होना चाहिए था क्योंकि कंप्लीट सेल होनी चाहिए इसकी, तो 2 8 2 है यहाँ लास्ट में। लास्ट में जब 2 है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, मतलब ये Z वाला क्या हो जाएगा मेरा मेटल। ये दोनों नॉन मेटल है, ये मेरा मेटल है। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं कौन सी सही है। X इज अ मेटल, बिल्कुल नहीं, ये नॉन मेटल है। कौन सा सही पूछना है ना, हाँ सही बताना है। Y इज मेटल, Y भी नॉन मेटल है, ये भी गलत हो गया। X इज नॉन मेटल, X इज नॉन मेटल, बिल्कुल नहीं। X इज नॉन मेटल, X इज नॉन मेटल, बिल्कुल नहीं। X क्या है, मेटल है। Y इज अ नॉन मेटल, Y इज अ नॉन मेटल, सही है स्टेटमेंट। Z इज अ मेटल, दोनों स्टेटमेंट सही। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं सारी चीज मैं आपको समझा पाया होऊंगा। यहां पर क्यों Y नॉन मेटल है, क्यों Z मेटल है, सारी चीज। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा। ये गलत लगा हुआ है, डी ऑप्शन मेरा यहां पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स लॉस देयर साइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ। तो तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरी कोटिंग बनाती हैं। हरी कोटिंग किसकी वजह से बनाती हैं, आपको बता दूं, हरी कोटिंग ये कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट जब बन जाता है उसकी वजह से बनती है। याद रखिएगा यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चांदी अगर किससे रिएक्ट कर ले और वो काली पड़ जाएगी, कुछ दिनों बाद काली पड़ जाती है, तो किसकी वजह से पड़ेगी। तो आंसर यहां पर होगा, अगर चांदी सिल्वर किससे रिएक्ट कर ले, सिल्वर रिएक्ट कर ले किससे, सल्फर से, तो सल्फर से रिएक्ट करने के बाद वो बन जाती है AgS। जब वो AgS बनती है तो वो काले कलर की हो जाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही है। अब सही स्टेटमेंट को करने के लिए आपको कम से कम पता होना चाहिए यहाँ हुआ क्या है। अगर आप ऊपर देखें तो 2 यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहा है, तो जिंक के पास ऑक्सीजन है, यहाँ कम हो रहा है, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसे कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, जहां से होता है यहां से यहां हो रहा है ना, तो जिंक ऑक्साइड का बोलोगे, क्या बोलोगे, जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन का। अगर यहाँ कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही कहोगे ना। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कौन सा सही है, देखते हैं। जिंक ऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये गलत हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस थोड़ी ना हो रही, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, तो ये भी गलत। कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अगर यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो हम कह देते कि स्टेटमेंट सही था, ये भी गलत। जिंक ऑक्साइड बीइंग रिड्यूस, देखिए जिंक ऑक्साइड ही तो हो रहा है रिड्यूस, तो ये स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मान लीजिए इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो यहां पर आप क्या कहोगे, यहां कहोगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं, चलिए आगे बात करें। आंसर आपने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, तो यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में हमारे पास कौन सा
एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो अर्थ क्रस्ट में बात करें तो ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में बात करें तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, Which of the following metals exist in their native state in nature? तो which of the following metals exist in their मतलब ऐसे कौन से मेटल हैं जो प्रकृति में मूल अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब जब वो निकाले जाते हैं तो उसी अवस्था में मिलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। जब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे तो जैसे हैं वैसे ही वो मिल जाएंगे। तो कौन है कम रिएक्टिव इनमें से? तो आप कहोगे इनमें सिल्वर और Au बहुत कम रिएक्टिव है। तो इन चारों में से सबसे बढ़िया आंसर सेकंड और फोर्थ होगा। तो सेकंड फोर्थ जहां पर है वही हमारा आंसर, सी ऑप्शन हमारा आंसर, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है ये। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। बिल्कुल, मेटल जनरली क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में आपको मिलते हैं। Which one of the following metals is found in liquid state at room temperature? तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है? तो आप कहोगे इनमें लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल मिल रहा है? तो आंसर होगा Hg, जिसको हम कहते हैं मरकरी। मरकरी का नंबर होता है 80। इसको रिप्रेजेंट तो आप देख ही रहे हैं Hg से करते हैं, और ये इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 metals would be displaced from the solution of its salt by other 3 metal? तो इनमें बोला जा रहा है इनमें कौन सा ऐसा मेटल है जो बाकी तीनों से डिस्प्लेस हो जाएगा अपने सॉल्ट से। कब होगा डिस्प्लेस? जब उसको हम रिएक्ट कराएंगे उससे ज़्यादा रिएक्टिव से। मतलब ये है कि ऐसा मेटल इसमें से आपसे पूछ रहा है जो सबसे कम रिएक्टिव हो। अब सबसे कम इनमें जो रिएक्टिव होगा वो आराम से डिस्प्लेस हो जाएगा ज़्यादा रिएक्टिव वाले से। इसका मतलब यहाँ पर इन चारों में से सबसे कम रिएक्टिव कौन है? तो Ag यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो कि सबसे कम रिएक्टिव है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर Au होता तो Au सबसे डिस्प्लेस हो जाएगा, Au सबसे डिस्प्लेस हो जाएगा, Ag ऊपर वालों से डिस्प्लेस हो जाएगा, Hg ऊपर वालों से। इसका मतलब ये है कि जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कमजोर होगा। अगर उसके साथ कोई है और दूसरे ऊपर वालों में से कोई और आ जाए उसके पास, तो उससे वो उसे छीन लेगा और उसे अकेला छोड़ देगा। इसका मतलब नीचे वाला सबसे कमजोर है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो ये अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पास क्या होते हैं? तो आपको बता दूं इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स होती हैं, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपने नॉर्मली क्या पढ़ा है? आपने नॉर्मली पढ़ा है कैथोड के पास होता है पॉजिटिव, एनोड के पास होता है नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की जा रही है, यहाँ पर उसका बस उल्टा होता है। उल्टा कैसे? कि अगर पॉजिटिव है तो वो एनोड होगा और नेगेटिव है तो वो कैथोड होगा। बस सिंपल। आपने नॉर्मली पढ़ा है कि जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड होता है नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? उल्टा। बस उल्टा आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो लिखी हुई इक्वेशंस हैं उनमें वो केमिकल इक्वेशन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो आपको बता दूं केमिकल रिएक्शन कब होगी? जो अकेला है वो एटलीस्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो साथ में रह रहे हैं तब यहां पे रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहां पर Mg से पूछा जाए क्या Mg Fe से ज्यादा रिएक्टिव है? आप कहोगे हाँ। तो Fe की क्या औकात कि Mg को भगा देगा? नहीं भगा पाएगा, ये तो कमजोर है। तो ये यहां पर कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर जिंक की बात करें तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है Fe से। जब ज्यादा रिएक्टिव है तो Fe के क्या बस की कि उससे सल्फर छीन लेगा? नहीं छीन पाएगा। तो ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा। माफ कीजिएगा
Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड की क्या मतलब औकात की वो उससे छीन लेगा सल्फर को, यहां पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखोगे तो आयरन यहां पर मतलब Fe यहां पर ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जब ज्यादा रिएक्टिव है तो यहां पे SO4 इससे ले लेगा और क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस CO, मतलब यहां पर केमिकल इक्वेशन होगी। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। यहां आप देख सकते हैं जो Cu है वो Fe से काफी कम रिएक्टिव है। जब कम रिएक्टिव है तो Fe क्या करेगा, इसे छीन लेगा इसका सामान। जब छीन लेगा तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी क्या, FeSO4 प्लस CO, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो आपको मैंने दी है मेटल और नॉन मेटल की, काफी पॉइंट्स आपको समझा पाया होगा। अगली वीडियो और आएगी जिसमें जो बचे हुए पार्ट हैं वो मैं कवर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने कुछ दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हो सके तो आप लाइक और कम से कम अपने 2-4 ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।